नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 5 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लगी हुई कविता जागो फिर एक बार के ऊपर। इसकी हम व्याख्या करेंगे, साथ में इस कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सीधे कविता के ऊपर। जागो फिर एक बार जो कविता है, इसको हमने रामविलास शर्मा द्वारा संपादित राग विराग नामक पुस्तक से लिया हुआ है। उम्मीद है कि आपके पास भी ये पुस्तक होगी, क्योंकि इसमें रामविलास शर्मा ने निराला के प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किया हुआ है, जो कि अलग अलग काव्य संग्रहों में संकलित है। जागो फिर एक बार कविता का पहली बार प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में मतवाला नामक पत्र में हुआ था। मतवाला पत्र साप्ताहिक पत्र था, जो कि कलकत्ता से निकलता था। तो ये कुछ आप देख रहे हैं कि कविता के प्रकाशन वर्ष और किस पत्रिका में कविता पहली बार प्रकाशित हुई थी, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। जागो फिर एक बार कविता का संकलन निराला के काव्य संग्रह परिमल में किया गया। ये वही परिमल है, इसके पहले भी हमने निराला की जो कविता पढ़ी थी, जूही की कली, ठीक है, उसका भी संकलन किया गया था, और जागो फिर एक बार का भी किया गया। सन 1930 ईस्वी में ये संग्रह निकला हुआ था। अगर इस कविता के नियतार्थ पर बात करें, जो कि यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में इसी पैटर्न पर सवाल पूछा जा रहा है, तो ये कविता नाम से ही लग रहा है कि पुनर्जागरण और पुनरुत्थान की ओर संकेत कर रही है और उस पर ज्यादा जोर दे रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कविता उस समय लिखी गई है जब हमारे देश में स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम स्तर पे था और लगातार देश को कैसे आज़ाद कराया जाए, राजनीतिक तौर पे कोशिशें जारी थी। साहित्यिक तौर पर साहित्यकारों ने लिखना शुरू किया था। न सिर्फ निराला इस तरह की कविताएं लिख रहे थे, बल्कि इनके समकालीन जयशंकर प्रसाद ने भी अपने नाटकों के माध्यम से तमाम इस तरीके से पंक्तियां प्रस्तुत की, जिससे कि उस जमाने के जो भी स्वाधीनता आंदोलनकारी थे या फिर सेनानी थे, उनके मन में एक जोश उत्पन्न हो। ठीक है, तो इसका जो नियतार्थ है वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से भी जोड़कर देखा जा सकता है, और पुनर्जागरण पुनरुत्थान से भी इस कविता का संबंध है। ये कविता एक जागरण गीत है। गीत तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन जागरण गीत ऐसी गीत जिसके माध्यम से आपका रोम रोम जागृत हो जाए और आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा भी जागृत हो जाए और आप दोबारा से एनर्जेटिक होके मैदान में उतर जाएं। तो जागरण गीत है ये, और इसका संबंध राष्ट्रीय जागरण से। वैसे तो कविता जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह का भी जिक्र इसमें किया गया है ऐतिहासिक पात्र के रूप में, और सिख धर्म से संबंधित 10वें गुरु के तौर पर जाने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। रामविलास शर्मा का मानना है कि निराला ने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस कविता को लिखा है। ठीक है, और एक कविता न छोटी कविता है न लंबी कविता है, बीच की है, और लगभग इसमें 4 चरण है। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य थे जो कि आपको जागो फिर एक बार कविता के पढ़ने के पहले अपने दिमाग में रखने चाहिए। अब चलते हैं, बात करते हैं लाइन बाय लाइन कविता के ऊपर। निराला लिखते हैं कि जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तिरवासी। पहली पंक्ति आप देख रहे हैं, उसके बाद एक लंबा सा गैप है यहाँ पर, यानी कि बात को कहकर कवि थोड़ा सा वहां पर अपने को रोक रहा है या स्टॉप कर रहा है, जोर दे रहा है इस चीज पर कि जागो फिर एक बार। यानी कि पहली बार जागने की बात नहीं है। पहले भी हम अपने परंपरा या इतिहास को देखें तो कई बार इस तरीके से हमें जागरण गीतों के माध्यम से जगाया गया है, या फिर पुनर्जागरण पुनरुत्थान की तरफ हमारा ध्यान ले जाया गया है। कभी एक बार और जोर दे रहा है कि जागो फिर एक बार, यानी कि जो पहले तुम जागृत अवस्था में थे, अब चीजें बदल गई, लेकिन फिर जरूरत है एक बार जागने की। इसको आप अपने लाइफ से या फिर अपने परीक्षोपयोग जो भी तैयारियां कर रहे हैं उससे भी जोड़ कर देखिए आप, क्योंकि परीक्षार्थियों को भी ऐसी पंक्तियों की जरूरत पड़ती है। जागो फिर एक बार
पंक्तियां उनके अंदर काफी कुछ भर देती हैं। तो कवि का कहना है कि जागो फिर एक बार फिर कोशिश करो और जागरण अवस्था में आओ और दोबारा से अपने को तैयार करो। और याद दिलाई जा रही है कि समर अमर कर प्राण, समर मतलब युद्ध, अमर मतलब अमर कर दिया, प्राण गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, यानी कि सिंधु नदी के किनारे का जो क्षेत्र है जिसको हम पंजाब का क्षेत्र कह सकते हैं, कि पंजाब के जो भी लड़ाका थे, पंजाब के जो निवासी थे, उन्होंने युद्ध में अपने प्राण गंवाकर अपने को अमर कर लिया। कैसे किया? सैंधव तुरंगों पर, जो भी सिंधु के क्षेत्र के घोड़े थे उनके ऊपर चतुरंग चमू संग, चतुरंग यहां पर शब्द आया है, चमू शब्द आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी छायावादी कवि हैं, इन्होंने न सिर्फ कविताओं को लिखा है बल्कि शब्दों का भी निर्माण किया है। अब चतुरंग का मतलब है कि इसमें 4 सेनाओं का जिक्र किया जाता है, जैसे कि पैदल, ठीक है, इसके बाद है इसमें पैदल के साथ साथ घुड़सवार, ठीक, इसके बाद है रथ, फिर हाथी, इसको कहा जाता है चतुरंग, ठीक है। चमू मतलब सेना। ऐसी सेना के माध्यम से पंजाब क्षेत्र के निवासी यानी पंजाबियों ने युद्ध के क्षेत्र में अपने प्राणों को देकर या फिर बलि देकर अपने को अमर कर लिया। उनसे हमें सीखना है। और वो किस तरीके से अपने सेनाओं को तैयार करते थे? पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी के रूप में उनके सैन्य दल थे। और उनके कुछ कथन थे, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। सिखों की एक जो भी प्रेरणा के तौर पर जो व्यक्तित्व सामने आता है उसका नाम है गुरु गोविंद सिंह। जैसा कि कहा जाता है कि खालसा पंथ से इनका संबंध था, तो ये कहा जाता है कि एक एक सिख सवा सवा लाख अपने दुश्मनों के बराबर है। और वो तभी अपने महत्ता को, अपने वीरता को या फिर जो भी शक्ति है सही साबित करेगा जब वो अपने को एक एक सवा सवा लाख शत्रुओं के बराबर मानेगा और तभी गुरु गोविंद सिंह का नाम ऊंचा करेगा। इसलिए यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का नाम जिस तरीके से आया हुआ है उससे रामविलास शर्मा को लगता है कि ये कविता निराला जी ने गुरु गोविंद सिंह को केंद्र में रखकर लिखी हुई है। तो चतुरंग चमू संग, जिस तरीके से सैंधव घोड़ों पर बैठकर चतुरंगड़ी सेना के साथ इस कथन को कहते हुए कि सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा, गोविंद सिंह का नाम लेते हुए और एक एक सैनिक उन अपने सवा सवा लाख दुश्मनों के बराबर होगा, उसके अंदर उतनी शक्ति होगी। किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग, किसने इस कहानी को या फिर इस चीज को सुनाया जिससे कि उस संग्राम में जो भी वीर पुरुष थे वो उसके प्रति बहुत मोहित हो गए या फिर वीरता उनके अंदर भाने लगी और फिर दुर्जय संग्राम राग, और उनके मन में दुर्जय मतलब जिसको जीता ना जा सके, जिसको मतलब हराया ना जा सके, दुर्जय जिस पर कि जय न की जा सके, ऐसे संग्राम को अपने राग अपने खूनों में वो दौड़ाना शुरू कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे कि फाग का खेला रण, फाग मतलब फांगुन, होली का जो भी हम रंग खेलते हैं, उसी तरीके से युद्ध के मैदान में जितने भी पंजाब के वासी थे गुरु गोविंद सिंह को अपनी प्रेरणा मानते हुए उसे लड़ाई में कूद गए और अपने को एक एक के बराबर सवा सवा लाख दुश्मनों के बराबर कर दिए, उस पर भारी पड़ गए। जैसे आपने एक कथन सुना होगा कि एक बिहारी 100 पर भारी, यहाँ पर तो 100 की बात की जा रही है, यहाँ पर सवा सवा लाख की बात की गई। इसी तरीके से मैं छत्तीसगढ़ में जब था तो वहां के लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो ये क्या है? एनर्जी उत्पन्न करता है। जैसे कि एक कोटेशन आपने सुना होगा
कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। तो इसको अलग अलग एरिया में कुछ कथन ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक वैसे ही पंजाब के क्षेत्र के लोगों के लिए गुरु गोविंद सिंह और उनसे जुड़ी हुई वीरता प्रधान कहानियां लोगों को प्रेरित करती रही और इसको सुनकर अनायास ही जो भी उस युद्ध क्षेत्र में अब कूदे हुए लोग हैं या शामिल हैं, उनके अंदर एक वीरता की भावना जागृत होती है और उस संग्राम में वो ठीक वैसे ही खेलते हैं जैसे मानो कोई होली खेल रहा हो। 12 महीनों में शेरों की माद में आया है आज शेर, जागो फिर एक बार। और निराला जी आगे लिखते हैं कि जो भी यहाँ के लोग हैं वो शेरों की तरह, शेर की तरह वीर हैं और उनकी माद में, उनके एक तरीके से आगोश में आज शेर आया हुआ है। यहाँ पर दो पशुओं की चर्चा की जा रही है, एक तरफ शेर जो कि वीरता का प्रतीक है और दूसरी तरफ शेर जो है ये कमजोर पशु का एक तरीके से प्रतीक के तौर पर है। कहा जाता है कि गली के कुत्ते अपने गली में भी शेर की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन शेर जो असली होता है वो तो असली ही होता है। तो यहाँ पर निराला ने उस राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ते हुए, पुनर्जागरण से जोड़ते हुए अपनी बात को कह रहे हैं और पंजाब की जो भी वीरता पूर्ण कहानियां हैं उनको जोड़ते हुए कह रहे हैं कि ये मानकर चलो कि शेरों की माद में आया है आज शेर। जो भी तुम्हारे सामने व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो तुमसे ताकतवर नहीं है, इसलिए जागो फिर एक बार। जो भी आप हतोत्साहित हुए हैं, उदास हुए हैं, निराश हुए हैं, आपको अपने अंदर एनर्जी लाना है। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब इंटरव्यू इत्यादि में जाओ तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो और ये मानकर चलो कि सामने जो भी बैठा हुआ है वो कुछ नहीं जानता है, उसकी स्थिति उस शेर की तरह है, तुम शेर की तरह हो। तो ये आपके अंदर वीर रस भरने की कोशिश की जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की जाती है। और जब भी आप अपने जीवन में हताश निराश होते हैं तो आप अपने भूतकाल को देखते हैं और उससे कुछ न कुछ सीख लेते हैं कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे अभी। इसी तरीके से महर्षि शरणगुप्त ने भी एक कविता लिखी हुई थी। तो उम्मीद है कि इन पंक्तियों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और देखिए, आप अलग अलग जगहों पर पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाएगी, लेकिन हम निराला जी के समकालीन कवियों को भी याद कर रहे हैं और साथ में इस कविता को भी जोड़कर देख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला। पंजाबियों का एक आप देखेंगे कि प्रमुख वक्तव्य या कथन होता है सत श्री अकाल, जिसे हमारे तरफ राम राम होता है। उसी तरीके से वहां पर सत श्री अकाल कहते हुए उनका जो भी भाल है यानी मस्तक है वो कैसे जल रहा है, मानो जैसे आग धक धक करके जल रही हो। आपने जरूर देखा होगी आग कैसे धक धक करके जलती है। तो उनका जो मस्तक है, जो भी पंजाब क्षेत्र के वीर पुरुष हैं या फिर जो भी सेना है, उसके जो मस्तक हैं ऐसे लग रहा है कि अनिल या अनल मतलब आग की तरह धक धक करके जल रहे हैं। अनल से जुड़ा हुआ एक शब्द मैंने बोल दिया अनिल, आप इसका अर्थ जान रहे हैं हवा है, ठीक है, लेकिन अलन मतलब आग। और जब ये धक धक करके जल रहे हैं तो क्या आगे प्रभाव पड़ता है कि भस्म हो गया था काल, जो मृत्यु है वो भी इससे डर गई या फिर भस्म हो गई, खत्म हो गई। यानी हम कई बार युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, युद्ध क्षेत्र केवल लड़ने वाला मैदान नहीं है, बल्कि आप जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके लिए युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। हम कई बार युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले ही अपने को मरा हुआ साबित कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है। खुद मृत्यु इनके पौरुष और पराक्रम को देखते हुए भस्म हो गई है। कैसे? तीनों गुण ताप त्रय, तीनों गुण कौन कौन से हैं? सत, रज और तम, ये तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। और ताप, तीन ताप भी माने गए हैं, दैहिक, ठीक है, दैविक और भौतिक। आपने तुलसीदास की पंक्ति भी सुनी होगी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ठीक है। तो कैसे? तीनों गुणों से और तीनों तपों से अभय हो गए थे तुम क्या हो गए थे? निडर हो गए थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सत रज तम तीनों गुण थे और साथ में तीनों ताप भी थे, दैहिक दैविक और भौतिक। साथ में आगे क्या हुआ? मृत्युंजय व्यंकेश के समान अमृत संतान
तीव्र, और तुम उस तरीके से हो गए जैसे शंकर जी के समान हो गए। यहाँ पर मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को ही क्या कर लिया, जीत लिया हो। और व्योमकेश, जिसका केश एकदम आकाश की तरफ फैला हुआ हो। तो शंकर जी का चित्र आपके सामने आना चाहिए। उनसे जोड़कर यहाँ पर निराला ने देखा है और कहा कि तुम उनके अमृत संतान, इसलिए तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक शोकाहारी। इसलिए जो भी सप्तावरण, सप्तावरण का मतलब होता है 7 चक्रों वाला। अगर आपने नाथ सिद्धों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वहां पर सहस्त्रार चक्र, कुंडलनी, ठीक है, इन सारी चीजों की बार बार चर्चा की गई है। तो यहाँ पर कहा गया कि तुम अभय हो गए हो, यहाँ तक कि मृत्यु को भी जीत लिए हो, और अमृत संतान, अब तुम कभी मृत नहीं हो सकते, ऐसी संतान बन गए हो। क्यों? क्योंकि तुमने भेदा है, उस चीज को पार कर लिया है जो 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र में सबसे जो उच्च पद पे चक्र होता है उसको बोलते हैं सहस्त्रार चक्र, ठीक है, जिसको क्राउन चक्र भी कहा जाता है। तो सप्तावरण मरण लोक को भेद चुके हो, और शोकाहारी, शोकाहारी मतलब जो भी शोक है उसको भी तुमने हर लिया है, मतलब शोक आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्त्रार, जागो फिर एक बार। और तुम अब उस जगह पहुंच चुके हो जहां पर सहस्त्रार का आसन है, यानी बैठने की जो जगह है जहां पर सहस्त्रार है। ऐसा माना जाता है कि ऊपर में ही सबसे सहस्त्रार होता है, वहीं पर बुद्धि भी होती है। इसलिए फिर निराला कहते हैं कि जागो फिर एक बार। जब तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है तो एक बार फिर से कोशिश करो, एक बार फिर से जागो, यानी कि चैतन्य अवस्था में आओ। उन पुरानी यादों को समेटते हुए एक नई एनर्जी लेते हुए आगे बढ़ो। इसको आप लोग अपने जीवन से भी जोड़कर देखें, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि न सिर्फ कविताओं की हम व्याख्या करें, बल्कि ये कविताएं हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। जब आप सभी के लिए मैं इस कविता का पाठ कर रहा था, इस कविता को मैं समझ रहा था, क्योंकि देखिए, आप सभी को लग रहा होगा कि मैं कविताओं की व्याख्या अच्छे से जान रहा हूं, लेकिन कई बार हमने अलग अलग जगहों पर इसको पढ़ाई भी, लेकिन जितनी बार भी हम इनकी व्याख्या करते हैं उतनी बार ये कविताएं कुछ नया अर्थ देने लगती हैं। तो आप इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आगे लिखते हैं निराला कि सिंही की गोंद से चिंता रे शिशु को, और वो याद दिला रहे हैं कि जो सिंही यानी शेरनी, ठीक है, शेरनी की गोद से कौन उसका बच्चा छीनेगा, यानी उससे अगर कोई ताकतवर होगा तभी छीनेगा, लेकिन पूरे जगत में यह बात प्रसिद्ध है कि शेरनी और शेर से ताकतवर कोई नहीं है। तो सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन, कौन शेरनी के गोद से शिशु छीन पाएगा। आगे लिखते हैं, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अनजान हे अज्ञानी। रे शब्द का प्रयोग यहाँ पर है, यानी कि जब हम किसी को एनर्जेटिक करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर बहुत सम्मान बोधक चिन्हों का प्रयोग हम नहीं चाहते हैं कि कोई करे, बल्कि चाहते हैं कि सभी लोग समान हैं और उनमें एक एनर्जी भरा जाए। तो यहाँ पर निराला उस चीज को याद दिला रहे हैं कि शेरनी अगर अपने बच्चे को गोद में ली है तो कौन भला उससे छीन सकता है, मतलब कोई नहीं छीन सकता है। अगर छीनेगा भी तो क्या वो मौन रहेगी, वो शांत रहेगी, क्या छीनने वाले का प्राण बचा रहेगा, या फिर उसको मार देगी। आगे लिखते हैं कि एक मेष माता ही रहती है निर्मेष, दुर्बल व छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। कह रहे हैं कि शेरनी के बच्चे को तो कोई नहीं छीन पाएगा, अगर छीनेगा भी तो हो सकता है कि वो भी जिंदा न रहे। लेकिन दूसरी तरफ एक और पशु का यहाँ पर जिक्र किया गया है, मेष माता, मतलब भेड़ की माता, ठीक है। भेड़ की माता को माना गया कि वो दुर्बल है, उसके गोद से कोई बच्चा अगर छीन लेता है तो वो निर्निमेष, मतलब लगातार क्या करती है, उसको देखती रहती है और आंसू बहाती है कि मेरा बच्चा छीन लिया, यानी कि वो कमजोर है, उसके यहाँ से कोई बच्चा छीन सकता है। लेकिन तुम क्या हो, शेर हो। पहले भी बताया गया कि तुम्हारी जो परंपरा रही है वो शेरों से जुड़ी रही है, तो इसलिए जागो फिर एक बार। एक प्रसंग मुझे यहाँ पर और याद आ रहा है, शायद आपको कहीं और ये प्रसंग दिखाई पड़े। एक जेनुआइट और जेनु से पढ़ने वाला विद्यार्थी इस प्रसंग को जोड़ सकता है। मुझे याद आता है कि जब हम हिंदी कहानी के बारे में पढ़ रहे थे तो सवाल आया था कि पहली कहानी कौन सी, इसको लेकर काफी विवाद है।
आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा। तो हिंदी की पहली कहानी को लेकर अब्दुल बिस्मिल्लाह ने काफी प्रयास किया, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर रह चुके हैं। इन्होंने 2 लाइन की कहानी का जिक्र किया है, मात्र 2 लाइन की कहानी है कि एक शेर और एक बकरी दोनों एक नाले में पानी पी रहे हैं, और ये नाला स्वच्छ पानी वाला है, ठीक है। पानी पी रहे हैं, एक तरफ शेर है यहाँ पर और दूसरी तरफ बकरी है। शेर पानी पीते हुए बकरी से पूछता है कि मांस खाओगी? तो बकरी का उत्तर है कि मेरा मांस बच जाए वही बहुत है, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी है। शेर किस चीज का प्रतीक है, बकरी किस चीज का प्रतीक है, जो संवाद है, देश काल वातावरण कैसा है, उद्देश्य क्या है, कहानी के जितने भी तत्व हैं इस 2 लाइन में ही पूरे आ जा रहे हैं। शेर बकरी से पूछता है कि मांस खाओगी? तो बकरी कहती है कि मेरा मांस बच जाए वही बहुत है। यही सबसे पहली और छोटी कहानी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और देखिए निराला ने भी यहाँ पर देख रहे हैं आपकी शेर और भेड़ की तुलना की। भेड़ को यहाँ पर कमजोर साबित किया गया और माना गया कि अगर उसके बच्चे को कोई छीनता है तो वो क्या करती है, लगातार देखती रहती है, विरोध नहीं करती है, बल्कि वो अपने जन्म और बच्चे के जन्म के अभिशाप को लेकर आंसू बहाती है। और अक्सर आप कमजोर लोगों को देखे भी होंगे कि वो जल्दी रो देते हैं। जो मजबूत होते हैं, कठोर दिल के होते हैं, थोड़ा उनके अंदर उत्साह या फिर कुछ करने का जज्बा होता है, तो वो अपने आंसुओं को पी जाते हैं। आगे इसी में है कि किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। जहां ऊपर शेर और भेड़ की तुलना की गई, वहीं पर दूसरी तरफ निराला ने पाश्चात्य और भारतीय चिंतन दृष्टि पर भी विचार किया है। उनका कहना है कि माना गया है कि जो योग्य है वही इस संसार में जीवित रह सकता है। ये बात कोई पश्चिम की उक्ति नहीं है, पाश्चात्य के विचारकों ने इस बात को नहीं कहा है, बल्कि ये बात हमारे गीता में कही गई है। और याद करो, उसको बार बार याद करो कि अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम्हारे अंदर क्षमता है, ठीक है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तो निश्चित तौर पर इस जगत, इस संसार में, इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगी दौर में तुम भी अपनी जगह बना सकते हो, अपने को जीवित रख सकते हो। उस चीज को बार बार याद करो, बार बार याद करो। जागो फिर एक बार फिर से अपने नोट्स को उठाओ, पढ़ना शुरू करो, रिवीजन करो, ठीक है। और यहाँ पर इस कविता को आप राष्ट्रीय जागरण या फिर स्वाधीनता आंदोलन से भी जोड़कर देख सकते हैं। आगे की पंक्ति है कि पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज। निराला लिखते हैं कि तुम पशु नहीं बल्कि तुम वीर हो, और यही नहीं, युद्ध में किस तरीके से नियम कानून से लड़ाई लड़नी है उस तरीके के योद्धा हो। तुम क्रूर नहीं हो कि युद्ध का नियम तोड़कर किसी के ऊपर हमला किया जाए, नुकसान किया जाए, बल्कि तुम्हारे अंदर युद्ध के जो भी नियम है वो सब मौजूद हैं, इसलिए तुम वीर हो, पशु नहीं हो। काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज। हे राजकुंवर और युद्ध के सरताज यानी कि योद्धा, तुम आज काल के चक्र में दबे हो, पर क्या सब माया है, माया है। लेकिन सारी चीजें क्या है, माया है। मुक्त हो सदा ही तुम इससे सदा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। वैसे ही कि बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, कि जिस तरीके से बाधा से विहीन, बाधा से दूर, और कविता जैसे छंदों से दूर या छंदबंद से मुक्त हो, उसी तरीके से तुम भी हमेशा मुक्त हो, आजाद हो। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। तो उसी तरीके से मुक्त हो जैसे कि आनंद और सच्चिदानंद में डूबे हुए जो भी महामंत्र हैं ऋषियों के, अणुओं परमाणुओं में जो फूके जाते हैं, कई बार मंत्रों को फूका जाता है कि ऋषियों मुनियों ने जो भी हमारी महानता के बारे में बताया है कि तुम महान हो, तुम सदा हो महान, उन सारी चीजों को हमें याद रखना है। इसलिए जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता,
यह दीन भाव जो है, कायरता और कामपरता, ये क्या है? नश्वर है, ये खत्म हो जाने वाला है। ब्रह्म हो तुम, और तुम क्या हो? ब्रह्म हो। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तुम खत्म होने वाले नहीं हो, भले तुम्हारा रूप परिवर्तन हो जाए। पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। और जहां तक विश्व के भार की बात है, तो यह तुम्हारे पैरों की धूलि के बराबर भी नहीं है। इसका कोई भार नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर ही भार है। ठीक है, तो एक बार फिर से कमर कसो, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। तो ये देखिए, कविता कुछ जागरण गीत से रिलेटेड थी। इसको आप उस समय की स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ सकते हैं, अपने करियर से भी इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपके मन में राम की शक्ति पूजा का वो प्रसंग भी याद आ जाए, जब राम का भी जो मन है वो आगे पीछे होता है। दो मन है उनके, एक मन जो कि हार चुका है, लेकिन एक दूसरा मन है जो कहता है कि नहीं, मैं इस चीज को कर सकता हूँ। बीच में जामवंत और जो भी उनके जो भी ग्रुप में लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि निराला ने भी 1926 में इस कविता को लिखकर उस जमाने में जो भी स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसमें जो भी लोग शामिल थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस कविता को लिखा है। तो ये कविता आज भी प्रासंगिक है, बस इसका रूप बदल गया है। पहले युद्ध के मैदान हुआ करते थे, अब वो परीक्षाओं के मैदान हो चुके हैं। तो इसको अपने से भी जोड़कर आप जरूर देखें। अब बात करते हैं हम प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न यहाँ पर है कि जागो फिर एक बार कविता का पहला प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया 1928, 1920, 1926, 1924। तो पहला प्रकाशन कब हुआ था? तुरंत इसका जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा, 1926 ईस्वी में। अब किसमें छपी थी ये भी आ गया होगा। नहीं आया होगा तो इसका मतलब है कि आपने इस वीडियो लेक्चर को सीरियसली नहीं देखा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर देखा होगा। दूसरा प्रश्न है कि चमू शब्द का क्या अर्थ है? इसका मैंने अर्थ बताया हुआ था। ऑप्शन दिया गया है लगाम, सेना, घोड़ा, चाबुक। तो चमू का अर्थ है सेना। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जागो फिर एक बार कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? ऑप्शन दिया गया है अनामिका, अड़िमा, गीतिमा और परिमल। तो व्याख्या के दौरान ही सारी बातें बताई गई थी। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, परिमल में ये संकलित है। जागो फिर एक बार कविता में किन योद्धाओं की चर्चा की गई है? तो आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि पंजाब के सिखों के बारे में बात की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन पहला। ठीक है, ऑप्शन में जाट, मराठा, राजपूत भी दिया गया है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन पहला, सिखों के बारे में इस कविता में कुछ बातें कही गई हैं जो कि योद्धाओं के तौर पर है। तो इस तरीके से हमने जागो फिर एक बार कविता का पाठ भी किया, उसकी व्याख्या भी की, और आपके जीवन से भी जोड़कर बताया, और साथ में प्रश्नों पर भी चर्चा की। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।